नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। उत्तराखंड तक की एक मुहिम लगातार जारी है। इसमें हम हर जिले में जाकर वहां की लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं कि वहां के जिले की समस्याएं क्या कुछ हैं, खासकर जो प्रमुख समस्या है वो क्या कुछ है। और उसके बाद हमारी कोशिश ये रहती है कि समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए, या जो वहां पर जनप्रतिनिधि हैं उनसे बात की जाए और समस्या का एक सोल्यूशन यहाँ पर जिले के लोगों को दिया जाए। तो इसी कड़ी में उत्तराखंड की टीम अब जा पहुंची है चमोली में, जहाँ पर हमारे सहयोगी कमल नैन ने वहां की जनता से बातचीत की और उनसे जाना कि जिले की मुख्य समस्याएं क्या कुछ हैं। आइए देखिए। आज हम मौजूद हैं चमोली जनपद के अलग अलग सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार और अन्य लोगों से, युवाओं के साथ हैं, जिनसे जानेंगे वो आज इस समय जनपद में क्या विकास कार्य चाहते हैं, क्या उनके यहाँ पे इस समय समस्या चल रही है। सबसे पहले जानते हैं जी आपका नाम और क्या इस समय जो आपका इलाका है वहाँ पे क्या इस समय समस्या चल रही है, क्या विकास आप लोग चाहते हैं। मेरा नाम अतुल सती है और मैं कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और जोशीमठ क्षेत्र में पिछले 20-22 सालों से हम लोग जो है यहाँ के तमाम जल जंगल ज़मीन के सवाल, सड़क बिजली पानी के सवाल, इन पर लगातार बोलते लड़ते रहे हैं। तो अभी तो इस पूरे क्षेत्र में अगर सड़क की बात कहें तो सड़क की लड़ाई है, स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की लड़ाई है, शिक्षा को लेकर के तो आपको मालूम ही है कि पिछले जो है 41 दिन से हम लोग राजीव आवासीय विद्यालय को लेकर के धरने पर हैं, जिसको सरकार बंद करना चाहती है। उसको लेकर के अभिभावक और जनप्रतिनिधि लोग धरने पर हैं। औली यहाँ जो है बड़ा पर्यटक केंद्र रहा है, उसको लेकर के बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं लोगों की हैं, रोजगार का बड़ा साधन है वो, लेकिन वहाँ की सड़क का सवाल है कि भाई वहाँ सड़क बहुत ख़राब है। बद्रीनाथ यात्रा का केंद्र है जोशीमठ, लेकिन यहाँ जो हैं आधारभूत सुविधाएं यात्रा को लेकर के आप देखें कि पार्किंग की दिक्कत है, पार्किंग को लेकर के लड़ाई थी तो कुछ जगहें बन रही हैं, कुछ मांग है कि बननी चाहिए। सड़क की लड़ाई थी कि भाई हेलंग से जो है बाईपास जा रहा था जो जोशीमठ को पूरी तरह से उपेक्षित कर देता, उसको लेकर के हम लोग लड़े और अब हेलंग से जोशीमठ सड़क बन रही है, जोशीमठ से मारवाड़ी, और ये इसको लेकर के वो है कि भाई ये ठीक ठाक सड़क बने, जोशीमठ जो है उसमें जुड़ा रहे। यहाँ के जो किसान हैं उनकी बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत समय से वर्षों से मांग थी कि यहाँ कोल्ड स्टोरेज हो, वर्षों से मांग थी यहाँ जो है आलू का फार्म था बीजों को लेकर के। आज उसकी सरकार का कहना था कि भाई वहाँ जो है एक कृषि और उसका एक वैज्ञानिक केंद्र बनाएंगे, लेकिन उसकी कोई वो नहीं है। अस्पताल की हालत बहुत ख़राब है। 2013 की आपदा के बाद सरकार ने घोषणा की, मुख्यमंत्री यहाँ आए और उन्होंने कहा कि साहब हम जो है 100 बेड का यहाँ अस्पताल बनाना चाहते हैं, क्योंकि बद्रीनाथ यात्रा का केंद्र है, लगातार यहाँ दुर्घटनाएं होती हैं, पूरे इलाके में कोई अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। लेकिन आप देखिए 2013 की आपदा के बाद ये 9 साल गुजर गए और कुछ नहीं हुआ। ऐसी अभी 2021 में रेणी में आपदा आई, उसको लेकर के बड़े सवाल हैं। उस आपदा की वजह से जोशीमठ पूरा शहर जो है खिसक रहा है, यहाँ भूधसाव हो रहा है, जगह जगह घर मकानों पर लोगों की दरारें हैं। उसको लेकर के लगातार हम सवाल उठा रहे हैं, बोल रहे हैं। सरकार से हमने मांग की कि एक जो है उच्च स्तरीय कमेटी बना करके व्यापक सर्वे यहाँ का सर्वेक्षण किया जाए, लेकिन जब सरकार ने उस मांग को नहीं माना तो हम लोगों ने अपने स्वतंत्र वैज्ञानिकों को बुला करके सर्वेक्षण कराया और उसकी रिपोर्ट अभी कुछ दिन पहले हमने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को दी है और उनसे फिर ये मांग की है कि यहाँ जो है व्यापक सर्वेक्षण हो। जोशीमठ क्षेत्र बहुत कमज़ोर धरातल पर है, बहुत सेंसिटिव एरिया है, भूकंप के जोन 5 में आता है। यहाँ तमाम तरह की परियोजनाएं बन रही हैं, तो इसलिए ये 20-25 हज़ार की जो आबादी है ये खतरे की जद में है और इसकी सुनवाई होनी चाहिए। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो अपना घर मकान छोड़ के जा चुके हैं और बहुत सारे लोगों के सामने संकट है कि बारिश का मौसम है, कभी भी कुछ भी होने की संभावना है। ऐसी ऋणी है, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ लोग इस पूरे जोशीमठ ब्लॉक में विस्थापन की मांग कर रहे हैं, वर्षों से मांग कर रहे हैं और उसकी तरफ सरकार की कोई नज़र नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बाकी बहुत सारे लोग हैं वो अपनी अपनी समस्याएं रखेंगे, लेकिन मूलभूत तौर पर जोशीमठ बहुत सारी दिक्कतों से घिरा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारी संभावनाएं इस नगर में, इस इलाके में, पर्यटन से लेकर के तीर्थाटन से लेकर के बहुत सारी संभावनाएं यहाँ की हैं। अगर सरकार दृष्टि से और दूरंदेशी से काम करे तो यहाँ इस क्षेत्र के बेरोजगारों को, इस उत्तराखंड की सरकार को बहुत अच्छा यहाँ से जो है कर के रूप में, पर्यटन के रूप में आय का साधन बन सकता है अगर सरकार दूरंदेशी से काम ले। जी हमारे साथ हैं अब आपका
जी, आपका नाम और क्या इस समय मूलभूत समस्याएं हैं, क्या विकास आप लोग? जी, मैं समीर डिमरी और स्थानीय निवासी हूँ जोशीमठ का। और जैसा कि अभी सती जी ने बताया कि जो पहाड़ में जहाँ हम रहते हैं, इस जोशीमठ की अगर बात करें तो पहाड़ में पहाड़ जैसी स्थितियां अभी भी बनी हुई है। हालांकि कुछ चीज़ों पे सुधार देखने को मिले हैं। उत्तराखंड राज्य जब से हमें मिला हुआ है तब से इतने वर्ष बीतने के बाद भी आज की अगर स्थिति को देखा जाए तो कुछ चीज़ों में तो सुधार हुए हैं, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकताएं इस जोशीमठ को लेकर अगर हम बात करें तो कुछ अभी भी समस्याएं बनी हुई है, जिनमें सबसे पहली समस्या है स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की तरफ अगर हम देखते हैं तो जोशीमठ में जो एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ है, वहाँ की स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं अभी भी आए दिन वहाँ डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं। कोई चेकअप के लिए कोई वैसे अगर आपको टेस्ट करवाने हैं वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, जिसका कि कोई निदान पिछले 20-22 सालों से हमें देखने में नहीं मिल रहा है। इसके बाद दूसरा विषय आता है क्षेत्र की समस्या के संदर्भ में शिक्षा का भी पूरे ओवरऑल देखा जाए तो शिक्षा में भी यही देखा जा रहा है कि जो प्राइवेटाइजेशन जो शिक्षा का हुआ है, इसका भी एक बहुत बड़ा फर्क यहाँ देखने को मिला है। अभी जोशीमठ की जो मुख्य समस्या में है, अभिनव नवोदय विद्यालय जो यहाँ का है उसको सरकार द्वारा बंद किया गया था, लेकिन आंदोलन अभी उस पर चल रहा है। तो ये भी एक समस्या है कि प्राइवेटों की ओर लोग बढ़ रहे हैं और जो हमारे सरकारी संस्थान हैं इनकी स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। तीसरा विषय आता है पर्यटन से जोशीमठ का जो क्षेत्र है पूरा, यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। औली है, बद्रीनाथ है, हेमकुंड साहिब है। अगर आप आगे की बात करें तो मलारी की साइड जो नीति में महादेव जी हैं वो एक छोटा अमरनाथ के रूप में जिसे पहले भी कहा गया है, उस पर भी संभावनाएं बन सकती हैं और पहले काफ़ी उस पर चर्चाएं भी हुई हैं, लेकिन कोई विशेष प्रयास अभी तक देखने को नहीं मिला है जो कि पर्यटन के तौर पर यहाँ के लोगों को स्वरोजगार के साथ जोड़ने में सफलता मिली हो। अभी भी स्थितियाँ वैसी की वैसी हैं। हालांकि नेटवर्किंग और कुछ चीज़ों में कुछ सुधार हुए हैं। सड़क के मामले में अगर देखें तो सड़क ऑल वेदर रोड जिस हिसाब से बन रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले 5-7 सालों में भी इसका कुछ परिणाम अभी तक हमको देखने को खासा दिख नहीं रहा है। जैसे ही बरसात शुरू होती है जगह जगह रोड ब्लॉक्स हो जाती है, फिर से आम जनजीवन पे वही प्रभाव पड़ जाता है। रोड ब्लॉक्स हो जाती है, कोई आदमी स्वास्थ्य संबंधी अपने उपचार के लिए समय पे पहुंच नहीं पाता है। तो संभावनाएं ज़्यादा से ज़्यादा यही कहूँगा कि कुछ चीज़ें सुधरी है, लेकिन अभी भी पहाड़ में पहाड़ जैसी स्थितियां अभी भी बनी हुई है। यहाँ के आम जनजीवन के लिए बहुत वैसी स्थितियां बनी हुई है। जी, आपका नाम और क्या इस समय मुख्य परेशानी जो है वो है? जी, मेरा नाम सौरभ राणा है, मैं स्थानीय निवासी हूँ। जैसा कि बड़े भाई डिमरी जी और सती जी ने बताया कि जो मूलभूत हमारे जो समस्याएं हैं, शिक्षा और रोड जो हमारी हैं अभी जस की तस बनी हुई हैं। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और आने वाला है। सांसद जी और विधायक जी जो भी यहाँ से जीत के जाते हैं, अभी तक उनको इतने सालों में देखा गया है, 4 सालों में मुझे लगता है कि अपने संसदीय क्षेत्र में कोई भी जन समस्याओं को सुनने नहीं आते हैं। और जबकि मुझे लगता है कि लोकसभा से जो जीत के जाते हैं सांसद, वो प्रधानमंत्री के दाएं हाथ कहलाते हैं, क्योंकि वहाँ समस्याएं वही रखते हैं हमारी संसदीय क्षेत्र की। लेकिन इतना देखा जा रहा है कि चमोली से ऊपर आने को कोई तैयार नहीं रहता है। जोशीमठ क्षेत्र को इतना दरकिनार किया जा रहा है कि जो जन समस्याएं जस की तस बनी हुई है। मेरा यही कहना है हमारे जनप्रतिनिधियों से जो वहाँ विधानसभा में बैठे हैं और हमारे संसद में बैठे हैं, ये कहना चाहूँगा कि आप इस क्षेत्र को भी देखें, पहाड़ी क्षेत्र को भी देखें, तभी विकास संभव है। आप जब पहाड़ी क्षेत्र की ओर ध्यान देंगे। जी, आपका नाम और क्या इस समय मुख्य असुविधाएं चल रही हैं, क्या समस्याएं हैं? मेरा नाम ललित थपलियाल है, मैं यहाँ पे स्थानीय निवासी हूँ। और जो यहाँ पे मुख्य समस्या अभी जो मानसून को लेकर चल रही है, जैसे बड़े भाई सतीश जी ने बताया, सबसे बड़ी समस्या भूधसाव है और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो सड़क की है। तो भूधसाव संबंधी जो उपाय अभी बड़े भाई सतीश जी के द्वारा कुछ प्रपत्र सरकार को भेजे गए हैं, उसमें कार्रवाई चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सड़क को लेके हमारे जो जितनी भी कंपनियां, चाहे वो ग्रीफ हो चाहे वो NH हो, कहीं ना कहीं बहुत शिथिल है। और इस मामले में सरकार भी बहुत शिथिलता बरतती है, क्योंकि ग्रीफ और NH ये केवल काम चलाओ काम कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही कोई बारिश होती है
सड़कें टूट जाती है, भूधसाव के कारण सड़कें टूट जाती है और इनका कोई टेम्परेरी ऐसी जुगाड़ कर लेते हैं और सड़कें पर्याप्त मात्रा में हमें नहीं मिल पाती है। जी आपका नाम और क्या इस समय मुख्य परेशानी जो हो रही है वो? जी मेरा नाम प्रदीप भट्ट है, मैं स्थानीय निवासी हूँ। यहाँ पे यहाँ की मेन समस्या तो जो जोशीमठ की है वो भूधसाव है। ये भूस्खलन अगर रुकेगा तभी भविष्य में यहाँ पे जीवन यापन का हो पाएगा, नहीं तो जोशीमठ से पलायन शुरू हो जाएगा। और जो ऑल वेदर रोड है जगह जगह क्योंकि सरकार को ये करना चाहिए कि बरसात से पहले रोडों की व्यवस्थाएं देख ले। जैसी बरसात शुरू होती है तो जहां रोड ब्लॉक होगी वहां पे कोई व्यवस्था नहीं होती है। एक दिन 2 दिन कई बार 3 दिन 4 दिन बहुत दिनों तक रोडें खुलनी। तो मतलब ये बद्रीनाथ का मेन जोशीमठ मुख्य पड़ाव है, यात्रा मार्ग है, तो इसके लिए व्यवस्थाएं सरकार को पहले से उचित करनी चाहिए। मानसून सरकार को ये देखना चाहिए कि मानसून आने वाला है, बरसाती जगह जगह रोडें ब्लॉक है, उसके लिए मशीनों की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे गरीब के पास हो गया, PWD हो गया, सबके पास आदेश पहले होने चाहिए। और मेन समस्या ये है कि यहाँ पे जो पहले भी सरकार ने कमेटी भेजी थी यहाँ पे सर्वे के लिए जोशीमठ में, तो वो बरवली कमेटी यहाँ पे सर्वे करके गई, बट उससे कुछ हो नहीं पाया। मेन मुद्दा यह है कि सरकार को मेन एक कमेटी ऐसी गठित करे जो जोशीमठ के पलायन रोकने में सफल हो, यहाँ का भूधसाव रोक सके। अब जानते हैं हमारे जी इस समय जोशीमठ को जो है आप लोग यहाँ पे लगातार लगे रहते हो, क्या मुख्य समस्याएं क्या है, किस तरह का विकास होना चाहिए? जी पहले तो आप लोगों का स्वागत। और ये बहुत अच्छी पहल है कि जनता के बीच जाकर उस इलाके की जो तकलीफ समस्याएं हैं उस पर बातचीत हो और ये बातचीत सरकारों तक जाती है और निदान भी होता है। मेरा नाम कमल रतूड़ी है, मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और अभी सब लोगों ने अपनी बात रखी और सबसे मुख्य बात जो उभर कर आई है वो पिछले वर्ष से जो पूरा रेणी से लेकर और गुलाबकोटी और पाखी तक जोशीमठ में तो हुई रहा, इसके अलावा भी ये पूरा जो हमारा एक ही भूखंड है, ये जिस तरह से वैज्ञानिकों ने बताया कि आपका रेणी से लेकर और पाखी तक एक ही भूखंड है, उस पर लगातार भूधसाव हो रहा है। ये पुराना भूस्खलन का जोन रहा है और 7 फरवरी को जो बड़ी आपदा आई, उस आपदा के बाद जो रेणी में आई थी, तपोवन में आई थी, उसने इस पूरे इलाके को हिला दिया है और ये बहुत खतरनाक स्थिति की ओर जा रहा है। उसके बाद से हम लगातार सरकार से, हमने ज्ञापनों के माध्यम से, हम सब लोगों ने आंदोलनों के माध्यम से एक मांग की कि आप इसका एक व्यापक सर्वे कराएं इस पूरे इलाके का। 1976 में इस पूरे इलाके का एक व्यापक सर्वे हुआ था। मेरी संघनिष्ठ कमेटी है, वो कमिश्नर गढ़वाल हुआ करते थे और उनकी अध्यक्षता में एक बड़ी कमेटी ने इस पूरे इलाके का सर्वेक्षण किया और इस इलाके की जो भूगर्भीय स्थिति है उस पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट दी है और उसके बाद किस तरह से इस भूस्खलन को हम रोक सकते हैं उस पर भी उन्होंने विस्तृत सुझाव दिए, लेकिन उन सुझावों पर अमल नहीं हुआ। और 1976 से लेकर आज तक, उसके बाद अभी तक सरकारी तौर पर कोई कमेटी ने, बड़ी कमेटी ने, जिसके हम लगातार मांग कर रहे हैं, कोई ऐसा व्यापक सर्वेक्षण नहीं किया। अभी जब ये आपदा के बाद लगातार हमने देखा, पिछले बरस भी जोशीमठ के इलाके में दर्जनों घरों में, सैकड़ों घरों में, आपके सुनील से लेकर गांधीनगर और आपके नरसिंह मंदिर सिंगदार और ऊपर मेरा बड़ा गांव ढाक तपोवन, नीचे गुलाबकोटी, इस इलाके में भी लगातार घर मकानों में दरार आए। तो हमने फिर व्यक्तिगत तौर पर देश के कुछ नामी जो भू वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर नवीन जुयाल हैं, डॉक्टर SP सत्य हैं, डॉक्टर शर्मा है जो BHU में है, उनसे आग्रह किया कि आप लोग आकर यहाँ का सर्वेक्षण करें और उन्होंने सर्वेक्षण करके वो रिपोर्ट हमको दी और विगत दिनों हमने जिलाधिकारी चमोली के माध्यम से वो रिपोर्ट सरकार को दिया और उस रिपोर्ट में भी ये रिकमेंड किया गया है कि इस पूरे इलाके का एक व्यापक सर्वेक्षण हो, एक बड़ी टीम इस इलाके का सर्वेक्षण करे। तो हमें ज्ञात हुआ, जिलाधिकारी कह रहे थे कि उन्होंने सरकार से और GSI से कहा है यहाँ के सर्वेक्षण करने के, लेकिन मूल बात यह है कि सर्वेक्षण में कितना समय लगता है इस सरकारी पूरे तामझाम में। इस बीच विगत में यहाँ पर सिंचाई विभाग की एक टीम आई
और ये जो पूरा अलकनंदा का तट है उस पर तटबंध बनाने को लेकर उन्होंने सर्वे किया है। तो हमारी आपकी चौपाल के माध्यम से और हम सब लोगों की मांग है कि सबसे पहले प्राथमिक उपचार के तौर पर जो पूरा हमारा बिस्टिपराग से लेकर ये मोरवाड़ी तक का जो अलकनंदा का तटबंध है उस पर मजबूत एजेंसी कोई भी हो तटबंध का निर्माण किया जाए ताकि भूदसाव रुके। उसके अलावा जो मिश्रा कमेटी की रिकमेंडेशन है, कमेटी की जो रिपोर्ट की, उस पर अमल हो। उसके अलावा जो अभी हमने लेटेस्ट सर्वे कराया है उस पर अमल हो और इस पूरे इलाके का सर्वे करा करके कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, ये क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है। पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब चीजें तब रहेंगी जब ये इलाका रहेगा, जब हम रहेंगे, जब आप रहेंगे। जब ये इलाका ही नहीं रहेगा, इसको हमको आज से 5, 7, 10 साल बाद खाली करना पड़े। और मैं तो ये बात भी कह रहा हूँ कि ऋणी गांव 7 फरवरी की आपदा के बाद आज तक विस्थापित नहीं हो पाए। कितने परिवार है साहब वहाँ पे? बमुश्किल 50 परिवार है ऋणी गांव में। 7 फरवरी की आपदा के बाद वो पूरा गांव दरक गया है, वो लोग डर के साए में जी रहे हैं। आजकल बरसात का मौसम है तो खास तौर पर वो रातों को सोते नहीं है। तो आप जब 50 परिवारों को विस्थापित सरकारें नहीं कर पा रही हैं तो 25-30 हजार की आबादी को लेकर आप कहाँ जाएंगे? तो इसका निदान ये है कि इसके उपचार की दिशा में, इस इलाके के ट्रीटमेंट की दिशा में जल्दी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और दूसरी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा साहब, आप सब लोग जानते हैं बरसात का सीजन है, पानी पर्याप्त है, हम सब लोग जल स्रोत के आसपास रहते हैं, जल स्रोतों में पानी पर्याप्त है, उसके बावजूद ये पर्यटन नगरी, धार्मिक नगरी पानी से महरूम है। पानी की समस्या अभी भी बनी हुई है। उसके लिए भी यहाँ के लोगों ने 2010-11 में बड़ा आंदोलन किया, उसमें एनटीपीसी राजीव उन्होंने 10 करोड़ रुपया देना उस समय स्वीकार किया। सुशील कुमार सिंधे साहब उस समय केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हुआ करते थे, उनकी मध्यस्थता में, उनके निर्देश पर यहाँ जो हमारी संघर्ष समिति थी, यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के स्थानीय प्रशासन, एक समझौता हुआ और 10 करोड़ रुपया उस समय उन्होंने देना स्वीकार किया। लेकिन जो कार्यदायी संस्था है जल निगम, उसकी घोर लापरवाही की वजह से 5-6 साल तक उस पूरी योजना पर कोई काम नहीं हुआ और बाद में जाकर वो 16 से 17 करोड़ अब उस योजना की लागत हो गई, उसको भी देना एनटीपीसी ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन आलम यह है साहब, 2010-11 के बाद 2022 है ये, अभी उस पर 1 रुपये का काम नहीं हुआ है। ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है और लोग पानी के लिए परेशान है। तो ये बात है, तो हमारी सरकार से ये भी डिमांड है, ये भी हम सब लोगों को कहना है कि उस पेयजल योजना पर आप तत्काल कार्य प्रारंभ करें, एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करें, ठेकेदार काम नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। ये सब बातें और बाकी तो विस्तृत रूप में हमारे सब साथियों ने बातें बताई हैं। फिर आगे चौपाले मुलाकात होगी। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ मौजूद है जो चमोली जनपद को कवर करता है और उनसे जानते हैं कि चमोली की इस समय मूलभूत जो परेशानी है वो क्या है। जी बताएं। जी, जिस तरीके से सारे जनप्रतिनिधियों ने जोशीमठ क्षेत्र की विभिन्न समस्याएं रखी और उनका मुख्य जो जोशीमठ की जो प्रमुख समस्या वर्तमान में हम देख रहे हैं, लगातार इन चीज़ों को कवर भी कर रहे हैं, वो भूस्खलन है। और भूस्खलन अगर किसी इलाके में होता है तो वहाँ की जो हज़ारों की जो आबादी है उसको निरंतर वहाँ से पलायन करना पड़ता है, ये सभी लोग जानते हैं। प्रशासन को चाहिए कि जो जनप्रतिनिधियों की जो मांग है उस पर फैसला तुरंत हो और जल्द से जल्द हो। हमने चमोली जनपद की अगर बात करें और जोशीमठ नगर की अगर बात करें तो ऐसे कई भवन देखे हैं जो बरसात के दौरान अचानक जमींदोज हो जाते हैं। उसका कारण क्या है कि जनप्रतिनिधि, जनता या स्थानीय लोग प्रशासन और शासन को हर रिपोर्ट देती है कि यहाँ पे खतरा होने वाला, लेकिन उन पर अमल नहीं किया जाता है और बाद में एक बड़ा हादसा होता है और उस हादसे की जिम्मेदारी भी लेने के लिए कोई राजी नहीं होता है। तो इन चीज़ों पर जरूर सरकार को फोकस करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है, अभी जोशीमठ के जनप्रतिनिधियों ने कहा, यहाँ के जो युवाओं ने कहा, सबका एक ही चीज़ का फोकस है, जोशीमठ बचाओ। और दूसरी चीज़ हम देख रहे हैं, मानसून का सीज़न है और मानसून के सीज़न में जिस तरीके से चारों धाम की यात्रा भी चल रही है, सड़क एक मुद्दा है, सड़क बार बार बाधित हो रही है, समय पर खुल भी रही है। लेकिन हम एक चीज़ और समस्या ये भी देख रहे हैं कि जोशीमठ केवल चारों धाम की यात्रा का मुख्य पड़ाव ही नहीं, बल्कि लगभग 50 से अधिक गांव का एक मुख्य केंद्र है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको हेल्थ की बहुत समस्याएं मिलेंगी। डॉक्टर यहाँ पे चारों धाम यात्रा के दौरान तो जरूर तैनात किए गए हैं, लेकिन कुछ महीनों के बाद वो चले जाएंगे।
अब जब वो यहाँ से चले जाएंगे तो उसके बाद किसकी जिम्मेदारी होगी यहाँ के लोगों के इलाज के लिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। शिक्षा की स्थिति ये देखिए कि सरकार स्वयं कह रही है कि 70,000 शिक्षक तैनात हैं, चाहे पहाड़ों में है, मैदानों में है, लेकिन वहाँ पे सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं है। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये सरकार की जिम्मेदारी है। राजीव नवोदय विद्यालय एक अच्छा नवोदय विद्यालय यहाँ पे चल रहा था, वो बंदी की कगार पर है, लोग आंदोलन कर रहे हैं। लगभग 109-10 दिन लोगों को आंदोलन करते हुए हो गए हैं वहाँ पे। तो ये मेन जो समस्याएं हैं ये होनी बहुत ज़रूरी है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम लगातार जिस तरीके से अपनी रिपोर्टों को कवर करते हैं तो पहाड़ों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसी सुविधाएं सामने आती है, और अगर इनका निदान हो जाए, इनकी समस्या का समाधान हो जाए तो लोग यहाँ पे रहेंगे और एक पलायन की समस्या भी यहाँ से कम होगी। ये थे हमारे साथ जोशीमठ के अलग अलग वर्गों के लोग जो अलग अलग उसमें क्षेत्रों में लगे रहते हैं। सबने अपनी अपनी बातें यहाँ की समस्या रखी। कमल नयन सिलोड़ी, उत्तराखंड तक, चमोली। अगर आपके ज़िले में भी कुछ ऐसी अगर समस्याएं हैं तो आप भी कमेंट करके यहाँ पर बता सकते हैं। साथ ही साथ अपने आप ज़िले का नाम भी लिख सकते हैं, या फिर आप जिस भी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं आप वहाँ का नाम, अपना नाम और अपनी समस्या ज़रूर यहाँ पर बताइए, ताकि वहाँ पर जाकर भी हमारे सहयोगी ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे और उस समस्या का समाधान निकालने की हम पुरजोर कोशिश भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।